Dear students, good morning. MA फाइनल इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में हम मार्क्स का सिद्धांत का पार्ट 2 आज पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सियन थ्योरी का पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन और मार्क्सवादी सिद्धांत के 2 पॉइंट्स कवर किए थे। पहला, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और दूसरा अतिरेक मूल्य। आई थिंक वो सब आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके लिए लेते हैं पॉइंट 3, मार्क्स की थ्योरी, मार्क्स के सिद्धांत का पार्ट 3, पॉइंट 3, पूंजी संचय यानी कैपिटल अक्यूमुलेशन। पूंजी संचय, कैपिटल अक्यूमुलेशन। मार्क्स के अनुसार अतिरेक श्रम द्वारा ही पूंजी संचय होता है। यह अतिरेक श्रम केवल पूंजीपति के लाभों को बढ़ाता है। पूंजीपति का प्रमुख उद्देश्य अतिरेक मूल्य को बढ़ाना होता है जिससे उसके लाभ बढ़ें। मार्क्स के अनुसार संभावना यह है कि पूंजीपति श्रम की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सुधार लाने के लिए पूंजीपति अतिरेक मूल्य की बचत करते हैं और पूंजी का बड़ा स्टॉक प्राप्त करने के लिए उसे पुनः निवेश करते हैं। मैं इसको आपको वापस से समझाती हूँ। श्रम की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए पूंजीपति अतिरेक मूल्य की बचत करते हैं और पूंजी का बड़ा स्टॉक प्राप्त करने के लिए उसे पुनः निवेश करते हैं। इस प्रकार पूंजी संचय करते हैं। पूंजी की मात्रा भी लाभों को निर्धारित करती है। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मार्क्स ने जो पैरामीटर्स दिए हैं, जो वेरिएबल्स दिए हैं, उसमें सी स्थिर पूंजी है, सी स्थिर पूंजी, वी परिवर्ती पूंजी, एस अतिरेक मूल्य। अतः वस्तु का कुल मूल्य स्थिर पूंजी प्लस परिवर्ती पूंजी प्लस अतिरेक मूल्य है। और उसके साथ ही C अपॉन V को, यानी स्थिर पूंजी डिवाइडेड बाय परिवर्ती पूंजी, C अपॉन V को उसने पूंजी की संगठित संरचना यानी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स के सिद्धांत का मूल बिंदु C अपॉन V पूंजी की संगठित संरचना यानी ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है। इसके ऊपर मार्क्स का पूरा सिद्धांत बेस्ड है। नेक्स्ट आता है S अपॉन V, यानी अतिरेक मूल्य डिवाइडेड बाय परिवर्ती पूंजी। इसे अतिरेक मूल्य की दर या शोषण की कोटि या डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी कहते हैं। इसी को हम रिवाइज करते हैं। मार्क्स स्थिर पूंजी C कहता है। मजदूरी या प्रत्यक्ष निर्वाह के रूप में श्रम खरीदने में लगी पूंजी को वह परिवर्ती पूंजी यानी V, स्मॉल v कहता है। परिवर्ती पूंजी ही अतिरेक मूल्य का स्रोत है, जबकि मशीनों का मूल्य धीरे धीरे वस्तु में चला जाता है। अतिरेक मूल्य को S, स्मॉल s द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार वस्तु का कुल मूल्य इज इक्वल टू स्थिर पूंजी स्मॉल c प्लस परिवर्ती पूंजी स्मॉल v प्लस अतिरेक मूल्य स्मॉल s। यानी कि इसको एक इक्वेशन में हम डालें तो वस्तु का कुल मूल्य दैट इज इक्वल टू c प्लस v प्लस s। स्थिर पूंजी का परिवर्ती मूल्य से अनुपात दैट इज c अपॉन v। पूंजी की संगठित संरचना ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कहा गया है। अतिरेक मूल्य की दर यानी शोषण की कोटि डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को s अपॉन v के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात अतिरेक मूल्य का परिवर्ती पूंजी से अथवा लाभों का मजदूरी से अनुपात। S अपॉन V इस S अपॉन V यानी अतिरेक मूल्य का जो है परिवर्ती पूंजी से अनुपात। ठीक है। यदि पूंजी की संगठित संरचना में परिवर्तन हो जाए
दैट इज C/V में परिवर्तित हो जाए तो लाभ की दर में परिवर्तन हो जाता है। भले ही अतिरेक मूल्य स्थिर रहे, भले ही S स्थिर रहे। लाभ की दर और पूंजी की संगठित संरचना का एक दूसरे के साथ उल्टा संबंध है। C/V बढ़ती है तो लाभ की दर R कम हो जाती है। इसके उलट तकनीकी प्रगति का प्रभाव सामान्य रूप से स्थिर पूंजी से परिवर्ती पूंजी का अनुपात बढ़ाने की दिशा में पूंजी की संगठित संरचना को बदलने के लिए होता है। इसलिए प्रौद्योगिकी प्रगति की प्रवृत्ति लाभ की दर R को घटाने की होती है, क्योंकि C/V बढ़ती है, यानी पूंजीपति कैपिटल ज़्यादा लगाता है तो उससे लाभ घटने की प्रवृत्ति होती है, भले ही अतिरेक मूल्य की दर में कोई कमी ना हो। मशीनों द्वारा श्रम का स्थान हथिया लेने से, यानी C के बढ़ने से, V के स्थान पर C के बढ़ने से इस प्रक्रिया में औद्योगिक रक्षित सेना यानी इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी उत्पन्न हो जाती है, जो पूंजीवाद के विकास के साथ साथ बढ़ती जाती है। पूंजीपति कैपिटल ज़्यादा लगाता है तो श्रम उसको कम लगाना पड़ता है। C/V जैसे जैसे बढ़ता है तो लाभ की दर कम होती जाती है, क्योंकि अतिरेक मूल्य भी कम होता जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट डायग्राम पर हम चलते हैं। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है सामने, दिस डायग्राम, इसमें एक्स एक्सिस पर लेबर लिया गया है और वाई एक्सिस पर वेज रेट। इधर श्रम है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर वेज रेट यानी श्रम की जो मजदूरी की दर है वो लिया गया। डी डिमांड कर्व है मजदूर का और एस मजदूर का सप्लाई कर्व है। इस डायग्राम की तरफ ही आप ध्यान देंगे तो जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती है, डब्ल्यू बढ़ता है अगर, तो उससे आर और ए दो बिंदु हैं जो बताते हैं कि डिमांड की अपेक्षा सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये जो आर ए डिफरेंस है ये औद्योगिक रक्षित सेना को बताता है कि जब पूंजीपति कैपिटल अधिक इस्तेमाल करता है और श्रम की मांग को कम कर देता है, यानी श्रम को कैपिटल से रिप्लेस करता है, तो श्रम की डिमांड कम हो जाती है। लेकिन श्रम जैसे ही वेज रेट ज़्यादा होती है तो श्रम की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये जो आर और ए का डिफरेंस है, दिस इज आर ए को औद्योगिक रक्षित सेना कहते हैं। इस मजदूरी पर ओ डब्ल्यू मजदूरी की दर है, ये मजदूरी की दर है, और ओ एम न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है। ओ एम न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर है। इस न्यूनतम निर्वाह स्तर से अगर मजदूरी की रेट बढ़ा दी जाती है तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक मजदूरी सेना उपस्थित हो जाती है, जो कि अनएम्प्लॉयड लेबर है। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ये जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। मार्क्स के अनुसार सक्रिय श्रम सेना के अनुपात में ये रक्षित सेना जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक इकट्ठा अतिरेक जनसंख्या का समूह होगा, जिसकी विपत्ति श्रम की यंत्रणा के उलट अनुपात में होगी। पूंजीपति संचय का ये निरपेक्ष सामान्य नियम है। औद्योगिक रक्षित सेना जितनी अधिक बढ़ी है, रोजगार पर लगे श्रमिकों की स्थिति उतनी अधिक खराब होगी। पूंजीपति असंतुष्ट तथा झगड़ालू श्रमिकों को हटा सकता है, क्योंकि उनके स्थान पर वह रक्षित सेना में से नए श्रमिक लगा सकता है। पूंजीपति मजदूरी को घटाकर भुखमरी के स्तर तक ला सकता है और अधिकाधिक अतिरेक मूल्य का निवेश कर सकता है। ये पूंजीवाद के अंतर्गत जनसाधारण की बढ़ती विपत्ति का नियम है। परंतु जब पूंजीपति श्रमिकों के स्थान पर मशीनों को स्थानापन्न करता है तो वह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का वध करता है।
अतिरेक मूल्य लगातार घटता चला जाता है क्योंकि उसने श्रम को कम कर दिया। श्रम ही अतिरेक मूल्य उत्पन्न करता है। मार्क्स का विश्वास है कि प्रौद्योगिकीय प्रगति से पूंजी की संगठित संरचना C/V बढ़ने लगती है क्योंकि लाभों की दर का पूंजी की संगठित संरचना के साथ उल्टा संबंध है। इसलिए संचय के साथ लाभ की दर कम होने लगती है। मार्क्स ने लाभों की घटती दर की इस प्रवृत्ति की व्याख्या निम्नलिखित समीकरण से की है। मार्क्स ने लाभों की घटती दर की इस प्रवृत्ति की व्याख्या निम्न समीकरण से की है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समीकरण है जो मार्क्स के सिद्धांत को शॉर्ट में बताता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। ये समीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये डायग्राम और ये इक्वेशंस, तो हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस समीकरण को सबसे पहले हम समझें। लाभों की दर R, स्मॉल r, पूंजी की संगठित संरचना दैट इज C/V के विपरीत बदलती है। ये ऊपर है और ये डिवाइडिंग लाइन के नीचे है। और अतिरेक मूल्य की दर, शोषण की दर दैट इज S/V के साथ सीधा बदलती है। R और S/V में सीधा संबंध है, R और C/V में उल्टा संबंध है। इसलिए लाभों की दर R अतिरेक मूल्य की दर S/V के साथ बढ़ती है और पूंजी की संगठित संरचना C/V के साथ गिरती है। हम मार्क्स के लाभों की घटती दर के नियम की व्याख्या करते हैं। मार्क्स का यह मानकर चलना कि जो उद्यमी अधिक पूंजी लगाते हैं श्रम की पूर्ति को स्थिर रखते हैं, इसको हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में इस एक्सिस पर कैपिटल है, इस एक्सिस पर टोटल आउटपुट है। एक्स एक्सिस पर पूंजी की मात्रा और वाई एक्सिस पर कुल उत्पादन दर्शाया गया है। जो ये ओपी वक्र है, ओपी वक्र का ढाल बताता है, ये कुल उत्पादन को बताता है। ये ढाल पहले कुल उत्पादन ए बिंदु तक बढ़ती हुई दर से और उसके पश्चात घटती हुई दर से बढ़ता है। ए बिंदु तक यह बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है और उसके पश्चात घटती हुई दर से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में अधिक पूंजी लगाने से तथा श्रम की पूर्ति स्थिर रखकर घटता प्रतिफल नियम लागू होने लग जाता है। कुल मजदूरी ओटी के बराबर स्थिर मानी गई है। कुल मजदूरी ओटी के बराबर स्थिर मानी गई है और इसी कारण टी डब्ल्यू क्षितिज अक्ष पर समानांतर खींची गई है, जो बताती है कि अधिक पूंजी लगाने से श्रम की मात्रा स्थिर रहती है। पूंजी अधिक लगा दी जाए तो भी श्रम की मात्रा, पूंजी हम बढ़ा रहे हैं लेकिन श्रम की मात्रा स्थिर है, दैट इज W। ओके, हाँ, टी बिंदु से एक रेखा TT' खींची गई है जो कुल उत्पादन OP वक्र को A बिंदु पर स्पर्श करती है, जबकि A बिंदु पर लंब AK1 खींचा गया है जो TW को S1 पर काटता है, जो TW रेखा को S1 पर काटता है। इसी प्रकार T बिंदु से एक अन्य रेखा T2 खींची गई है जो कुल उत्पादन वक्र को बिंदु B पर काटती है और B बिंदु पर लंब BK2 डाला गया है जो TW को S2 पर काटता है। जब पूंजी की मात्रा, यहाँ आप देखेंगे कि ये जो एंगल है अल्फा, ये AS1TS1 है और जो अल्फा 2 है ये BS2 और
TS2 रहता है। तो पहले लाभ की दर AS1 TS1 ये लाभ की दर कम है और बाद में जो ये अल्फा डैश है यहाँ पर लाभ की दर अधिक है। तो लाभ की दर जैसे जैसे कैपिटल बढ़ाई जाती है लाभ की दर बढ़ जाती। इधर हम थोड़ा सा इन इक्वेशंस की तरफ ध्यान दें। OP कुल उत्पादन, OT कुल मजदूरी, TW श्रम की मात्रा स्थिर रहती है। 10 अल्फा AS1 TS1, 10 अल्फा डैश BS2 TS2। तो आप देखेंगे 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 अल्फा डैश, यानी जो लाभ की दर है वो T1 रेखा पर अधिक है और T2 रेखा पर लाभ की दर कम हो जाती है। तो जैसे जैसे कैपिटल की मात्रा को हम बढ़ाते हैं लाभ की दर T1 से T2 पर कम हो जाती है। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए संक्षेप में इन डायग्राम्स को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि श्रम की उतनी ही कोटि के साथ अतिरेक मूल्य की उतनी ही दर अपने लाभों को घटती दर में प्रकट करती है, क्योंकि जैसे जैसे तकनीकी प्रगति सजीव श्रम के स्थान पर एकत्रित श्रम को स्थानापन्न करती जाएगी, वैसे वैसे अतिरेक मूल्य की दर प्रदत्त की गई लाभों की दर घटती जाएगी एवं सजीव श्रम की शोषण दर में तदनुरूप वृद्धि नहीं होती तो लाभों की दर घटती जाएगी। ये हुआ जो हमारा थर्ड पॉइंट था, पूंजी संचय, यानी किस प्रकार से कैपिटलिस्ट मार्केट में पूंजी संचय किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट 4 पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, पूंजीवादी संकट। नेक्स्ट पॉइंट 4 है पूंजीवादी कैपिटलिस्ट का संकट क्या होता है। लाभों की घटती दर की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए पूंजीपति मजदूरी घटाकर, कार्यकारी दिन को लंबा करके और त्वरण यानी स्पीडअप इत्यादि के द्वारा शोषण की कोटि बढ़ाते हैं। परंतु क्योंकि पूंजीपति नई श्रम बचत और लागत घटाने की युक्तियों का प्रचलन करने में लगा रहता है, इसलिए कुल उत्पादन से श्रम का अतः अतिरेक मूल्य का अनुपात भी कम हो जाता है, लाभों की दर भी घट जाती है। तब उत्पादन लाभदायक नहीं रहता। जो जो मनुष्य का स्थान मशीनें लेती हैं त्यों त्यों उपभोग कम होता जाता है और औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती जाती है, दिवाले निकलते जाते हैं। औद्योगिक रक्षित सेना बढ़ती जाती है, दिवाले निकलते जाते हैं। प्रत्येक पूंजीपति मार्केट में वस्तुओं के ढेर बेचने का प्रयत्न करता है और इस प्रक्रिया में छोटी फर्में गायब हो जाती हैं। पूंजीवादी संकट प्रारंभ हो जाता है। मार्क्स ने बताया कि समस्त आर्थिक संकट का कारण जनसाधारण की दरिद्रता तथा सीमित क्रय शक्ति है। वस्तुओं का अति उत्पादन, मार्केट खोजने की अत्यधिक कठिनाइयाँ, कीमतों में कमी और उत्पादन की तीव्र कटौती के रूप में आर्थिक संकट प्रकट होने लगते हैं। संकट के समय में बेरोजगारी, पूंजीवादी संकट प्रारंभ हो जाता है। पूंजीवादी संकट के समय में बेरोजगारी बढ़ जाती है, श्रमिकों की मजदूरी घटा दी जाती है, ऋण की सुविधाएं समाप्त हो जाती है और छोटे पूंजीपति तबाह हो जाते हैं। यानी अति उत्पादन, बेरोजगारी, मजदूरी दर में कमी, इससे छोटे पूंजीपति तबाह हो जाते हैं। परंतु सदैव ऐसा नहीं रहता। पुनः प्रवर्तन, रिवाइवल प्रारंभ हो जाता है। जल्दी ही पुनः प्रवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कीमतों का निम्न स्तर
कीमतों का निम्न स्तर, मजदूरी में कटौती, सट्टा संकटों की समाप्ति तथा पूंजी का नाश लाभों की दर को बढ़ाने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए निवेश होते हैं। जबकि मार्क्स ने लिखा है, संकट सदा ही बड़े नए निवेशों का प्रारंभ बिंदु होता है। इसलिए समस्त समाज के दृष्टिकोण में संकट थोड़ा बहुत अगले प्रस्थापिता चक्र यानी टर्नओवर का नया भौतिक आधार है, परंतु इसका यही विध्वंसक परिणाम निकलता है। श्रम के लिए प्रतियोगिता, अधिक मजदूरी, श्रम बचतकारी मशीनें, अतिरेक मूल्य में कमी, लाभ की दरों में कमी और अधिकाधिक प्रतियोगिता का तथा पतन। संकट में मंदी और उसके बाद पुनरुत्थान तथा तेजी और फिर संकट का यह चक्र पूंजीवादी उत्पादन के विकास का साक्षी है। तो ये हमने मार्क्स के सिद्धांत के अगले 2 बिंदुओं का अध्ययन किया, पूंजी संचय और पूंजीवादी संकट। आई होप आप लोगों को पसंद आया है। हमने मार्क्स की थ्योरी को यहाँ कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी समीक्षात्मक टिप्पणी करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।